जैसा कि एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 में अब आपका नेक्स्ट पेपर क्लास 12 हिंदी का होने वाला है और हिंदी की आपकी पुस्तक का नाम है बितान और आरोह। सो आज हम इस वीडियो में आपकी आरोह बुक को बिल्कुल ही कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि आरोह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं वो हम सारे के सारे काव्य खंड के और गद्य खंड के जितने भी पूरे चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ और टॉप 50, ठीक है, टॉप 50-55 के समथिंग ये आंसर हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर हैं। और अगर आपने ये कर लिए ना, सो आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहे होंगे जो कि 2 मार्क्स में आपके मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो हम हर एक चैप्टर के यहाँ पे लेखक या कवि का थोड़ा थोड़ा परिचय देखते चलेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को उनके बारे में पता चलते जाए। ठीक है, ये रचना किसकी है, किसने लिखा है, किनके हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। ठीक है, सो बिना देरी करे स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके काव्य खंड से, फिर हम गद्य खंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो काव्य खंड के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहला आपका चैप्टर है हरिवंशराय बच्चन साहब का पहला चैप्टर है आत्म परिचय एक गीत। ठीक है, इसमें एक गीत भी शामिल है, आत्म परिचय है। ठीक है, सो आत्म परिचय एक गीत हरिवंशराय साहब बच्चन की एक कविता है और आपको इनकी रचनाएं भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान याद रखना होगा बिल्कुल तरीके से। ये 3 नंबर में आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ठीक है, हरिवंशराय साहब का आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या कर लेना है, परिचय याद कर लेना है। इनकी रचनाएं इसी फॉर्मेट में एग्जाम में लिखना, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत गीत, बिल्कुल क्लियर है, याद करके रखना। ठीक है, मधु मधु मधु, ठीक है ना। चलो भाई, अगला कह रहा है कि भाव पक्ष, भाव पक्ष में क्या लिखा जाता है, हरिवंशराय बच्चन साहब जो है हालावादी कवि हैं, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करोगे। फिर देखो देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट में इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को याद करने में, समझने में आसानी हो। ठीक है, बाकी आपको इस तरीके से एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में तो आप बढ़िया तरीके से पैराग्राफ में ही लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग के अंदर हालाबाद के साथ रहस्यवादी भावना का अनूठा और अद्भुत संगम उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो ठीक है, हालाबाद के साथ साथ रहस्यवादी भावनाओं का भी एक तरीके से उनकी रचनाओं में यहाँ पे संगम देखने को मिला है। ठीक है, उनकी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य, सामाजिक चेतना के भाव मुखरित होते हैं। ठीक है, तो प्रेम और सौंदर्य इनकी कविता में प्रमुख रूप से देखने को मिला है, ऐसा आप भाव पक्ष में लिख दोगे। कला पक्ष में आप इनकी भाषा के बारे में बात करोगे, इनकी भाषा जो है शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। ठीक है, मैंने पॉइंट में इसीलिए लिखा है कि तुमको याद हो जाए मित्र। ठीक है, प्रांजल शैली और गीति शैली के दर्शन इनके काव्य में देखने को मिलते हैं और उपमा रूपक, यमक, अनुप्रेस, श्लेष आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। ठीक है, मेनली अलंकार आप ये श्लेष हो गया, यमक हो गया, रूपक, सबके में याद रख लो। ठीक है, कवियों के में मेनली। ठीक है, मैं बताऊंगा किन किन में। ठीक है, सो ये हो गया यहाँ पर कला पक्ष। ठीक है, तो भाव पक्ष में ये याद रखो कि इनकी किस भाव में उनकी रचनाएं रही हैं, है ना, किस तरह की भावना रही है उनके काव्य की और किस तरीके के कवि हैं, है ना, क्या प्रेम, सौंदर्य, क्या इनकी सामाजिक चेतना से रिलेटेड कविता हैं या फिर यहाँ पे उग्र कविता हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, भाव में। और कला पक्ष में आपको इनकी भाषा, शैली और इनकी जो अगर शब्दावली है किस प्रकार की, जो अलंकार कैसे उपयोग किए हैं वो आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, बाकी सीखे। साहित्य में स्थान हमेशा याद रखना, हिंदी साहित्य में इनका अतुलनीय स्थान है, ये तो सबके साथ, चाहे भाई महादेवी वर्मा हो जाए, जैनेन्द्र कुमार हो जाए, कुंवर नारायण हो जाए, आपको सीधा याद रखना है इतना तो कि हिंदी साहित्य में जो हरिवंश राय बच्चन साहब हैं इनका बहुत ही अतुलनीय स्थान है। और ठीक है, ये चीज़, ये लाइन सबके लिए आप याद रख सकते हो। और स्पेसिफिक रूप से इनके लिए कहें बच्चन साहब के लिए तो इन्हें हालाबाद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाना जाता है, छायादवातर कवि के युग के प्रख्यात कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका साहित्य में स्थान हो जाएगा। ऐसे लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पूरी वीडियो में बने रहना, एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताते चलूंगा लास्ट तक। ठीक है, लास्ट तक चलेंगे हम अम्बेडकर जी के चैप्टर गद्य खंड तक। ठीक है, कह रहा है जहां पर दाना जाते हैं, दाना रहते हैं वहीं नादान भी रहते हैं, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। देखो भाई, दाना बोले तो ज्ञानी, ठीक है, दाना बोले तो ज्ञानी, और नादान बोले तो क्या, नादान बोले तो अज्ञानी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि जहाँ पे ज्ञानी रहते हैं वहीं पे अज्ञानी भी रहते हैं, ऐसा कवि क्यों कह रहा है भाई। देखो ना, ऐसा कवि इसलिए कह रहा है या कह रहा होगा क्योंकि जिस प्रकार हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं उसी प्रकार समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, तो आपको ये लाइन याद रखनी है। देखो, अब सभी को ये तो कॉमन सी चीज़ है, सभी को पता है यार कि हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं और इसी तरह समाज में भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक ज्ञानी जिसे उर्दू में दाना यानी कि ज्ञानी कहा जाता है और दूसरा अज्ञानी जिसे नादान कहा जाता है। ठीक है, ज्ञानी सत्य की खोज में और ज्ञान प्राप्ति में लगे रहते हैं, जबकि अज्ञानी जो है सांसारिक भौतिकवादी होकर के भोग विलास में लगे रहते हैं। दोनों ही समाज के संतुलन के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, तो जरूरत तो दोनों की है, अज्ञानी लोगों की भी जरूरत है, ज्ञानियों की भी जरूरत है। ज्ञानी ज्ञान की प्राप्ति में लिप्त रहते हैं, अज्ञानी सांसारिक भौतिकवादी क्रियाओं में भोग विलास में लिप्त रहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगला कह रहा है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, इस पंक्ति में शब्द की विशेषता बताइए। ठीक है, और शब्द की विशेषता बताइए, जो शब्द बीच में यूज़ किया गया और, तो इसकी विशेषता बतानी है। ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। कह रहा है कि पंक्ति में और शब्द की विशेषता काव्य सौंदर्य में प्रयुक्त यमक अलंकार के कारण है, जहां और शब्द के 3 अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पहले और का अर्थ है यहाँ पे, देखो, मैं और, जग और, कहाँ का नाता। ठीक है, पहले और का अर्थ है भिन्न, ठीक है, अलग अलग। ठीक है, मैं संसार से भिन्न हूँ, अलग हूँ। ठीक है, मैं और, मैं अलग हूँ। ठीक है, और दूसरे और का अर्थ है योजक। ठीक है, दूसरे अर्थ और का अर्थ है यहाँ पे जग और, जग योजक, तथा तीसरे और का शब्द यहाँ पे अर्थ है शब्द का अर्थ यहाँ पे प्रयोग विशिष्टता के लिए किया गया है कि संसार के साथ मेरा कोई विशेष नाता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस और शब्द का अर्थ याद रखोगे। पहले और का अर्थ आपको किस प्रकार में याद रखना है, भिन्न में याद रखना है कि भिन्न है। ठीक है, मैं संसार से अलग हूँ, मैं तथा मैं संसार में और शब्द का उपयोग यहाँ पे प्रयोग विशिष्टता के लिए भी किया गया। ठीक है, तो ये क्लियर चीज रखना अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा लिया गया है। कह रहा है कि शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आया है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस कथन से कवि का क्या आशा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। इसका आंसर लिखना है कि इसका अभिप्राय है कि कवि की वाणी में कोमलता, मधुरता है, किंतु उसके हृदय में प्रेम के संदर्भ में चलने वाली अंतर्द्वंद के कारण प्रेम रहे संसार के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना भी है। ठीक है, मतलब कवि एक तरीके से ऊपर से किस प्रकार से है, उसकी वाणी में कोमलता है, मधुरता है। ठीक है, वो इस तरीके से तो क्या है, शीतल है, एक तरीके से ऊपर से वाणी क्या है उसकी, शीतल है, मधुर है, कोमल है, और शीतल वाणी में फिर भी वो आग लिए फिर रहा है। ठीक है ना, तो कवि की वाणी तो क्या कह रहा है, शीतल ही कह रहा है। ठीक है, कोमल है, मधुर है, लेकिन फिर भी प्रेम के संदर्भ में चलने वाली अंतर्द्वंद के कारण जो प्रेम रहे संसार के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना, यानी कि जो आग लिए फिर रहा है कवि, इसलिए ऐसा उन्होंने शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय बताया है कि मेरे अंदर, मेरे बाहर भले ही शीतल वाणी है, शीतल कोमलता है, मेरी वाणी की कोमलता है, मधुरता है, लेकिन फिर भी जो अंदर की जो मतलब विद्रोह की भावना है उसको कवि ने आग कहा है। और कवि अपनी शीतल वाणी से ही अपने मन की भड़ास निकाल करके लोगों में प्रेम की ज्वाला प्रदीप्त करना चाहता है, ऐसा कवि का यहाँ पे मानना है। ठीक है, ये क्वेश्चन रेडी कर लेना। अगला कह रहे कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बिल्कुल से रिवीजन कर लो, इसका सभी को याद है। वैसे तो बच्चे इस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता, यानी कि चिड़ी पापा और चिड़ी मम्मी, सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे और उनके लिए भोजन पानी लाएंगे। ठीक है, तो मेन देखो ऑब्जेक्टिव में आता है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है आंसर, माता पिता के आने की प्रत्याशा में होंगे। ठीक है, माता पिता के आने की प्रत्याशा में होंगे, इतना याद रखना। और पूरा अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही लिखना पड़ेगा कि बच्चे आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे क्योंकि उनके माता पिता उनके लिए भोजन ला रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। कह रहा है कि यह आवृत्ति प्रकृति के क्रियाकलापों की ओर सतत गतिशील होने का संकेत करती है। यह समय गतिशील है और दिन ढलने के साथ रात्रि का आगमन निश्चित है। ठीक है, अतः मानव को अपनी सभी कार्य निश्चित समय अंतराल में संपन्न कर लेने चाहिए। और आवृत्ति यानी कि एक तरीके से एक समय सीमा है ना, तो इसी विशेषता की ओर यहाँ पे प्रकाश डाला गया है कि एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ही मानव को भी अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। संसार में अनगिनत कष्ट हैं और कष्ट सहना मानव की नियति है। सुख और दुख का समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो कष्ट सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। तो देखो यार, कष्ट हैं तो कष्ट तो आना, कष्टों का और दुखों का सुखों का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, तो मनुष्य को दुखों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख के बिना सुख की सच्ची अनुभूति नहीं हो सकती। ठीक है, ये है। और उन कष्टों के बीच प्रेम और मस्ती की दीवानगी के सहारे खुशी से जिया जा सकता है। मनुष्य को संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर जीवन को उल्लासपूर्ण बनाना चाहिए। यानी कि सुख दुख तो आते रहते हैं, तो केवल दुख में आपको यहाँ पे एक तरीके से परेशान नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर दुख के बिना दुख ही दुख में हम परेशान होंगे तो हम, अगर दुख ही दुख में मिलेगा या सुख ही सुख मिलेगा तो हम किसी एक चीज़ को इस तरीके से यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे कि है क्या। ठीक है, तो ये है। अगला कह रहा है कि आत्मपरिचय कविता में कवि हरिवंशराय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के किन किन पक्षों को उभारा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि इन पक्षों को उभारा है। कवि अपने जीवन में मिली आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट हैं। कवि अपनी धुन में मस्त रहने वाला व्यक्ति है। कवि संसार को मिथ्या समझते हुए हानि लाभ यश अपयश और सुख दुख को समान समझता है। कवि संतोषी प्रकृति का व्यक्ति है ना। वाणी के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करता है। भाई शीतल वाणी में आ गई ये फिरता हूँ, समझ गए ना। तो ये है।
अगला आपका आ जाता है क्वेश्चन, कह रहा है कि जग किसे पूछता है और क्यों। ठीक है, तो जग उन्हीं लोगों को पूछता है जो उनकी बातें करते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में। ठीक है, जग उन्हीं को पूछता है जो उनकी बातें करती हैं। आशा यह है कि संसार में सामाजिक भावनाओं का महत्व है, व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं। ठीक है, मतलब जो दिखावटी एक तरीके से बना रहेगा समाज में या व्यक्तियों के साथ, वो यहाँ पे क्या एक तरीके से यहाँ पे उन्हीं को पूछा जाएगा। समाज मनुष्य के निजी प्रेम संबंधों का सम्मान नहीं देता है, जबकि उनके सामाजिक भावनाओं को सामाजिक रूप से करे गए उनके योगदान को याद रखता है। कहता है कि कवि को संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है और वह क्या चाहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कवि भावनाओं और इमोशंस को महत्व देता है, वह सांसारिक संबंधों को नहीं मानता। उसे वर्तमान संसार अपनी शुष्कता और नीरसता के कारण नापसंद है। वह प्रेम की कोमल भावनाओं में जीना चाहता है और ऐसे संसार की रचना करना चाहता है जो प्रेम को सम्मान दे। ठीक है, तो इसलिए कवि ने संसार को अपूर्ण माना है। ठीक है, कह रहा है कि इस कविता में किसे नादान कहा गया है। ठीक है, इस कविता में नादान किसे कहा गया है, तो उस सांसारिकता के दाने को चुगने में उलझे मनुष्य को नादान क्या कहा गया है कवि के अनुसार। देखो, सांसारिकता के दाने मतलब एक तरीके से जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया में भोग विलास में फंसा व्यक्ति है, अज्ञानी, जिसे यानी कि नादान कहा है कवि ने। सो उसी को उन्होंने नादान कहा है। किसको? जो सांसारिक मोह माया में भोग विलास में लिप्त व्यक्ति है, उसको यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, उसे उन्होंने नादान कहा है। ठीक है, कह रहा है कि कवि अपने किस सीखे ज्ञान को भूलना चाहता है, तो कवि सांसारिकता के ज्ञान को भूलना चाहता है। उसने दुनिया के जो छल कपट स्वार्थ और धन कमाने की कला सीखी। ठीक है, सीधी बात याद रखना, कवि जो है सांसारिकता यानी कि मोह माया छल कपट स्वार्थ धन कमाने की जो कला सीखी है उसे वह भूलना चाहता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो छल कपट हो गया, स्वार्थ हो गया, सांसारिकता हो गया, ये सारी चीज़ें ना कवि भूलना चाहता है। कहता है कि कब दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि के कदमों में शिथिलता और हृदय में बिहलता का क्या कारण है। ऐसा क्वेश्चन मुश्किल है कि आएगा, लेकिन हम पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, लास्ट ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से। कह रहा है कि जीवन में किसी प्रिय व्यक्ति का ना होना कवि के कदमों में शिथिलता और हृदय यानी कि और में बेहलता का कारण बन सकता है, मतलब कारण है। चिड़िया के हृदय में बेहलता इसलिए है क्योंकि उसके बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि कवि के घर में उसकी कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, ऐसा कवि का मानना है। और कवि इसलिए कह रहे हैं कि कदमों में शिथिलता और हृदय में बेहलता। ठीक है, मतलब बेहलता का अर्थ यहाँ पे क्या है, बेहलता का कारण है यहाँ पे बेहलता इसलिए क्योंकि अगर कोई आपको इंतजार कर रहा हो, ठीक है, एक तरीके से, तो वो आपको एक उसकी आपके मन में भी यहाँ पे होगी कि हाँ यार कोई इंतजार कर रहा है सामने से। ठीक है, तो ये है, तो ये चीज़ बिल्कुल से याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड नंबर चैप्टर आ जाता है पतंग। पतंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और यहाँ पे आपको आलोक धनवा का परिचय दिया गया है। ठीक है, इनकी रचनाएं बिल्कुल से याद रखना। जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां, गोली दागो पोस्टर, भागी हुई लड़कियां, कपड़े के जूते, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं। ऑब्जेक्टिव में रचनाओं को बिल्कुल से ध्यान रखना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनकी पूछी गई हैं कई बार। ठीक है, जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां, बिल्कुल से याद कर लो ये सारी। ठीक है भाई, कह रहा है कि भाव पक्ष, पता है हमें कि भाव पक्ष में लिखना क्या है, किस प्रकार का भाव इनके काव्य में हमें देखने को मिला है। देखो, आलोक धनवा एक जन कवि हैं, है ना, और हमने उनकी में काव्य में क्या लिखा था, हालावादी कवि हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, तो एक जन कवि के रूप में जाने गए हैं। कविताओं में नारी विमर्श स्पष्ट दिखाई देता है। साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी और बाल मनोविज्ञान के सिद्ध हस्त कवि माने जाते हैं। और कला पक्ष में इनकी भाषा का यूज़ करेंगे, साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने भी किया है, तत्सम तद्भव साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है और शैली अभिधात्मक रही है इनकी। ठीक है, तो ये मेनली पॉइंट आप याद रख सकते हो, है ना, मेजर ऊपर ऊपर से। ठीक है, कह रहा है कि साहित्य में स्थान, सो हिंदी जगत साहित्य में इनका अतुलनीय स्थान है। कहा था ना कि एक लाइन इस सबके में लपेटना है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य जगत में आलोक धनवा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। समकालीन काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है ना, इतना याद कर लिया। चलो भाई, कहते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आ जाते हैं। पहला कह रहा है कि सबसे तेज बौछारें गईं भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन कीजिए। तो देखो, भादों गया मतलब बारिश का महीना वगैरह चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रकृति में परिवर्तन दिखाया वो बताना है। तो वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, यानी कि भादों चला गया है। ठीक है, उसके बाद आसमान साफ व चमकीला हो गया। ठीक है, बिल्कुल से साफ हो जाता है मौसम, बादल छट जाते हैं। ठीक है, शरद ऋतु का आगमन हुआ है, जिसका प्रातःकालीन सूर्योदय खरगोश की आंखों जैसा लाल और सुंदर दिखाई देता है। तो खरगोश की आंखों की तुलना किससे की गई है, सूर्योदय से की गई है। और आंखों के मतलब कैसा रंग है खरगोश की आंखों का, ठीक है, लाल। इससे ऑब्जेक्टिव बन जाता है। बच्चे साइकिल चलाने और पतंग उड़ाने लगते हैं और लोगों में उत्साह का संचार होता है। तो ऐसे ऐसे परिवर्तन कवि ने देखे हैं। ठीक है, तो ऐसा कवितन का वर्णन यहाँ पे किया है। कहता है कि जन्म से ही वे अपने साथ लेते हैं कपास,
कपास से बच्चों का क्या संबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि कपास और बच्चों की प्रकृति समान होती है, ठीक है। कपास बहुत हल्का, मुलायम और चोट सहने में समर्थ होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बच्चे होते हैं, उनका शरीर होता है हल्का, मुलायम, ठीक है। तो एक तरीके से जो यहाँ पर सॉफ्ट होते हैं ना दोनों के दोनों, ठीक है। बच्चे उसी प्रकार से होते हैं, उसी प्रकार कपास होते हैं। तो यही संबंध बच्चों और कपास में बताया गया है कि चोट खाने में भी दोनों यहाँ पे समर्थ होते हैं, है ना। वो बिल्कुल से ये नहीं सोचते, ना चिंता रहती है उन्हें, है ना। भी चोट की चिंता से दूर हर खतरनाक काम को करने के लिए उत्साहित रहते हैं। कौन? बच्चे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप संबंध लिख सकते हो कपास और बच्चों में। कहता है कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ना कैसा संबंध बताता है? तो पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं? बच्चे उड़ रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। ये याद रखना। कह रहा है कि बच्चों के सपने और ख्वाब इतने ऊंचे होते हैं कि वे आसमान छूने की कल्पना करते हैं। पतंगों की ऊंचाइयों पर उड़ते देख उनका उत्साह दोगुना हो जाता है और उनका मन भी हिलोरें लेने लगता है, ठीक है। तो पतंग जैसी ऊंचाई पर उड़ती है, उसी तरीके से बच्चों के ख्वाब भी ऊंचाई पर, सपने भी ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वही है, ठीक है। कह रहा है कि रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है, ठीक है। तो रोमांचित शरीर का जो संगीत है उसका जीवन की लय से क्या संबंध बताया गया है? तो जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह से लीन हो जाता है तो उसके शरीर में अद्भुत रोमांच पैदा होता है। वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है और मन में अनुकूल कार्य करने से शरीर में उसी लय में कार्य करता है जो कि उसके मन में, मतलब जिस काम में वो लीन हो जाएगा ना, फिर वो उसी निश्चित दिशा में काम करने लगेगा, उसी गति में काम करने लगेगा। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अब देखो, अब हमारे एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो अभी देखो हम रेगुलर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर आपका यहाँ पर रिवीजन आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो एक तरीके से क्या होता है, हम किसी कार्य में लीन होने लगते हैं ना, तो अद्भुत रोमांच पैदा होता है, हमें और लगने लगता है कि हाँ हम और पढ़ लें, ये चीज़ें पढ़ लें, वे कर लें, ठीक है। तो एक निश्चित दिशा में हम गति करते चले जाते हैं और अनुकूल करने के लिए हमारा मन भी उसी प्रकार से उसी गति में, उसी लय में लग जाता है, कार्य करने लगता है हमारे साथ, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का दिया गया है, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? सो दुनिया रोज बनती है। ऑब्जेक्टिव में याद रखना इसको। कहता है भाई, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका कुंवर नारायण जी का चैप्टर है कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, ठीक है। सो इनकी रचनाएं याद रखना, चक्रव्यूह, तीसरा सप्ताह का परिवेश, हम तुम, आमने सामने, ठीक है, अपने सामने और कोई दूसरा नहीं, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं। अदर जो भी आपको याद हैं तो वो आप याद करके रख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे भाव पक्ष में नागर संवेदना के प्रतिनिधि कवि हैं, मानवीय संबंधों को नई तरीके से इन्होंने अपने काव्य में परिभाषित किया है और राजनीति पर तीखा प्रहार किया है, सामाजिक मूल्यों के प्रति निष्ठा दिखाई है, ठीक है। और मुख्य रूप से साहित्य खड़ी बोली का यूज़ किया है, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन साहब ने, पतंग के आलोक धनवा ने और कुंवर नारायण, तीनों ने ही यहाँ पे खड़ी बोली का, याद रखोगे, साहित्य खड़ी बोली का यूज़ यहाँ पे किया है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग यहाँ पे, तत्सम शब्दों का प्रयोग आलोक धनवा ने भी किया था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का याद रखना, कुंवर नारायण और आलोक धनवा तत्सम शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने काम में। हिंदी जगत में एक अतुलनीय स्थान है इनका, ठीक है। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, सबके में यूज़ करनी है आपको। अदर उनकी अगर कोई उपाधि प्राप्त है, पता है आपको, याद आ रही है, तो वो आप लिख सकते हो। अदर नहीं आ रहा है तो ये आपको लिखना ही है, ठीक है। चलो इनके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कह रहा है कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? उड़ने और खिलने का, कविता की उड़ान वास्तव में कवि के हृदय की भावनाएं और कल्पनाएं हैं जो असीमित हैं। खिलना विकास का प्रतीक है, जैसे पुष्प खिल करके वातावरण को सुगंधित करता है, वैसे ही कविता भी ताजगी का एहसास कराती है, ठीक है। तो उड़ने और खिलने से यही संबंध है कविता का भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई बार। सो एक तरीके से हमारे जो हृदय की भावनाएं होती हैं, हमारी जो कल्पनाएं होती हैं, वो असीमित होती हैं। इसी तरीके से उड़ने के लिए आसमान भी भाई असीमित है, ठीक है। खिलना विकास का प्रतीक है। खिलना क्या है? विकास का प्रतीक है। जैसे पुष्प खिल करके वातावरण को सुगंधित करता है, वैसे भी कविता भी ताजगी का एहसास कराती है। तो यही कविता का संबंध है उड़ने और खिलने से, ठीक है। अगला कह रहा है कि कविता को बच्चे के समानांतर रखने का क्या कारण हो सकते हैं? तो एक तरीके से इनके कुछ यहाँ पे आप समानांतर अगर रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कविता और बच्चों को लेकर देखकर ही यहाँ पे एक तरीके से उनकी समानताएं दिखाते हुए ही यहाँ पे कविता लिखी गई है। सो ये क्वेश्चन ऐसे हम देख लेते हैं एक बार। सो कवि की कल्पना जो कविता में बात करें तो कवि की कल्पना शब्द सीमा का क्षेत्र असीमित व अनंत होता है। इसी प्रकार कहें तो बच्चों के खेल तौर तरीके और क्षेत्र भी सीमित नहीं हो सकती, मतलब असीमित होते हैं। बच्चों के खेल भाई कितने अनजाने खेल, एक से एक खेल भाई, है ना। तो उनके दिमाग में खुरापाती तरीके चलते ही रहते हैं, ठीक है। और कभी घर बाहर, प्रकृति, जड़ चेतन, काल, इतिहास, अनेक विषयों पर काव्य लेखन कर सकता है। तो बच्चे भी घर बाहर, प्रकृति के भी, सजीव निर्जीव चीज़ों में, ठीक है, इतिहास के पात्रों के रूप में खेलते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से दोनों ही एक तरीके से समानांतर रखी गई हैं, ठीक है। कविता का उद्देश्य सामाजिक व धार्मिक समरसता है और मानवता है।
ठीक है। एकता स्थापित करना भी यहाँ पे कविता का उद्देश्य है। और बच्चे भी बिना अपने पराये के भेद किए सब एक साथ धर्म व समाज के साथ खेलते रहते हैं। बिल्कुल से यहाँ पे बिल्कुल से समान अंतर रखा जा सकता है। और देख सकते हो आप किस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे एक तरीके से समानांतर देख रही हैं कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पे तौर तरीके रखते हैं और कैसी कवि की असीमित अनंत यहाँ पे कल्पना हो सकती है। ठीक है, तो यही चीज़ है, इन दोनों में समानांतर क्या कारण हो सकते हैं तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला कह रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या तात्पर्य है, इसको करके जाना। एंड भाषा को सहूलियत से बरतने का तात्पर्य है कि स्वयं को उत्कृष्ट और श्रेष्ठ साबित करने के लिए बनावटी मुहावरेदार कठिन शब्दावली या महिमा मंडित तरीके से वाचन ना करते हुए जनमानस अनुरूप सरल सहज व्यवहारिक शब्दावलियों का प्रयोग कर सभी के समझने योग्य वाचन करें। ठीक है, सिंपल सी कहने की बात इतनी है कि भाषा को सहूलियत बोले तो यार आसानी से। ठीक है, तो यही है भाई कि अगर अपने आपको श्रेष्ठ साबित करना है ना तो कोई बनावटी मुहावरेदार कठिन शब्दावली, बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं। बढ़िया आराम तरीके से सरल सहज शब्दों से अपनी बात सामने वाले को समझा दो। ये क्या है, इस समझने योग्य वाचन बना दो। यही यहाँ पे भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है। ठीक है, मतलब समझिए भाषा को इस तरीके से सहूलियत से आसानी से सरल शब्दों से यूज़ करो, ना कि उसे बहुत ज़्यादा कठिन शब्दावली में यूज़ करो, मुहावरेदार बना करके महिमा मंडित तरीके से वाचन करो, है ना। तो यही तात्पर्य है कवि का। ठीक है, कि सरल और सहज शब्दों का यूज करके व्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग करके सभी के सामने योग्य वाचन करें। ठीक है, तो यही यहाँ पे इसका तात्पर्य है। कह रहा है कि कविता के बहाने कविता में उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है। ठीक है, कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान, इनके बीच अंतर आपसे पूछा गया है। तो कहता है कि कविता की उड़ान सीमाहीन है और अनंत है, क्योंकि कविता में मन भावों और असीम कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ता है। ठीक है, क्योंकि कविता में कवि क्या करता है, मन के भाव, भाई मन के भाव तो अनंत चले जाएंगे, असीम कल्पनाएं, है ना। तो जो कविता का उड़ना है ना वो सीमाहीन है, अनंत है उसका आकाश। ठीक है, और इसकी उड़ान सब जगह पर हो सकती है, कहीं भी मन जा सकता है। ठीक है, और जबकि चिड़िया की उड़ान में चिड़िया के पंखों की एक निश्चित और सीमित सामर्थ्य होता है। चिड़िया एक निश्चित सीमा के बाद उड़ने में असमर्थ हो जाती है। चिड़िया सब जगह नहीं उड़ सकती। ठीक है, सो कविता में एक तरीके से ये बताया गया, कविता में जो हमारे मन में जो भाव आएंगे ना वो इतनी कल्पनाएं कर सकते हैं कि वो असीमित रूप से, ठीक है, सीमाहीन और अनंत उड़ सकती हैं। ठीक है, कविता की उड़ान अनंत हो सकती है, जबकि चिड़िया की उड़ान क्या होती है, सीमित हो सकती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं उड़ सकती, असमर्थ होगी। लास्ट क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि सूर्योदय से पहले, ठीक है, आंसर इसी में दिया गया यहाँ से, तो सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सो कह रहा है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला होता है, फिर राख से लिपे गीले चौके जैसा दिखाई देता है। ठीक है, गीला चौका मतलब देखो आपने चूल्हा देखा, चूल्हा, ठीक है, तो चूल्हे के पास का जो मतलब एरिया होता है उसको चौका बोला जाता है। ठीक है, गीले चौके जैसा दिखता है। सूर्य की किरणों से वह ऐसा लगता है मानो काली सिल पर लाल केसर डालकर धो दिया गया हो या काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी गई हो। ठीक है, तो इस तरीके से सूर्योदय के बाद यहाँ पे सूर्योदय से पहले आकाश में परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ पे ऊषा कविता के आधार पर आप इसको लिखोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ऊषा पाठ से हो जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बात की चूड़ी मर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बात का प्रभावहीन हो जाना, बात की चूड़ी मर जाने का अर्थ है, ये चीज़ याद रखना। कह रहा है भाई नेक्स्ट चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय की रचना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, एंड इससे एक क्वेश्चन जरूर से आएगा आपका। ठीक है, तो हम क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले हम इनका परिचय देख लें। रचनाओं में कह रहा है कि सीढ़ियों पर मैं धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं। ठीक है, तो लोग भूल गए हैं, ये किसकी है रचना भाई, रघुवीर सहाय की, याद रखना। ठीक है, देखो भाव पक्ष में समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है। मध्यम वर्गीय जीवन सामाजिक व्यथा और शोषण का चित्रण इनके काव्य में देखने को मिला है। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली, ठीक है, ये लाइन सबके में याद रखो। ठीक है, कवियों के में मेनली। ठीक है, और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है, और साहित्य में स्थान, हिंदी जगत में इनका अतुलनीय स्थान है। ये लाइन तो हम यहाँ पे लेकर ही चल रहे हैं ना। ठीक है, बिल्कुल लेकर के चल रहे हैं ये लाइन हम, हिंदी जगत में इनका अतुलनीय स्थान है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कह रहा है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करना होगा भाई। देखो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। कह रहा है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। यह निस्संदेह सत्य है कि पत्रकारिता जगत ने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हर वर्ग विशेष के लोगों को दूरदर्शन के पर्दे पर
जो है स्थान देने की उद्देश्य से अपाहिज के साक्षात्कार का कार्यक्रम आयोजित करके करुणा दिखाई, किंतु साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों का स्तर जो है ओछापन वहाँ पे दर्शाता है। बेतुके क्वेश्चन भी किए गए, अमानवीयता तरीके से संवेदनहीनता को प्रदर्शित करने का, जिससे यहाँ पे एक अपाहिज व्यक्ति को किस प्रकार का वहाँ पे जो है उसका मानसिक जो है उस समय जो उस पर प्रताड़ना कही की गई, मतलब एक तरीके से, ठीक है। सो एक तरीके से उसके अपाहिज की करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है एक, ठीक है। तो ऐसा ही कहा गया है। आप क्या अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, ठीक है। तो एक व्यक्ति से कोई अपाहिज है, सो आप उससे पूछो जाकर के, भाई आपको पता है, फिर भी आप कह रहे हो क्या आप अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख तो देता होगा, है ना। सो मतलब आप इस तरीके से पूछ रहे हो, तो एक तरीके से ये ओछेपन और बेतुके सवाल हुए ना, तो ये उसकी अपाहिज को किस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से क्रूरता दिख रही होगी, ठीक है, लग ही रही होगी, है ही क्रूरता, ठीक है। सो यही है बात। और कुछ शब्दों में यहाँ पे समझना चाहें तो यह मीडिया की संवेदनशीलता पर व्यंग है, जो अपनी टीआरपी के लिए किसी के दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। चलती है अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है पर्दे पर वक्त की कीमत है। क्वेश्चन आता है पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त बोले तो भाई समय, एक काल जो है ना भैया, इसकी बहुत कीमत है, ठीक है। इस समय टाइम इसकी बहुत कीमत है, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। और यह कहकर के कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? तो पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति दूरदर्शन वालों के व्यवहारिक नजरिए को रखा है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में के प्रसारण में मिनट के हिसाब से और लोकप्रियता की संभावना के आधार पर कीमत रहती है। दूरदर्शन वालों को किसी के दुख दर्द शोहरत हित अहित प्रसिद्धि बदनामी आदि से कोई सरोकार नहीं होता है। उन्हें तो सिर्फ कार्यक्रम की रोचकता से ही यहाँ पर लोकप्रियता और उससे बनाने में लगाए गए धन और लाभ की वसूली को हो जाने से मतलब होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है, ये क्वेश्चन रेडी कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर ऊषा चैप्टर है आपका, जो कि है शमशेर बहादुर सिंह जी का, ठीक है। इनकी रचनाएं याद रखना। भावपक्ष साहित्य में स्थान, ठीक है। वैसे परिचय आपके ऊपर मैंने जो बता दिए हैं, ठीक है, उन्हीं में से आ जाना है आपका, ठीक है। और शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, ठीक है। कुछ भी हूँ नहीं मैं इतने पास अपने, ठीक है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, ठीक है, अलग अलग रचनाएं हैं ये। भावपक्ष इनका प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, ये प्रकृति के चितेरे कवि माने जाते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों में अग्रणी रहे हैं। इनका यह साहित्य में स्थान लग दोगे और अतुलनीय स्थान है, ये तो चलना ही है, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है कि ऊषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है? मतलब सुबह का जो नभ होता है, अंबर, ठीक है, उसकी तुलना किससे की गई है? आकाश की। तो भोर के नभ की तुलना राख से लिपे हुए गीले चौके से की गई है। इसका क्वेश्चन हम ऊपर देखे थे ना, ठीक है। वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे ब्रैकेट में उसको मेंशन भी किया था कि कहाँ का है, ठीक है, ऊषा का था वो। क्योंकि उस समय आकाश नभ जो है धुंधला और मटमैला दिखाई देता है, जो कि जो कि चौका सूख कर साफ हो जाता है, वैसे ही बाद में आकाश भी निर्मल हो जाता है, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल सेम दिखाई देता है, ठीक है। गीले चौके से मतलब सीधी सीधी तुलना करी गई है, ठीक है, राख से लिपे गीले चौके से। उषा कविता में गांव की सुबह कैसी बताई गई है? तो कवि प्रातःकाल महिलाएं गांव में प्रातःकाल जो महिलाएं हैं वो चौके को लीपती हैं, सिल पर मसाला पीसती हैं और बच्चे स्लेट पर खड़िया से चाक लिखते हैं। खड़िया बोले तो वो एक तरीके से वो पेंसिल टाइप आती है ना, इस तरीके से, है ना, वो लंबी सी आपने लिखी होगी, खाया भी होगा उसको आपने। सो वही है चीज़, ठीक है। वो खड़िया से क्या करते हैं? चाक से लिखते हैं। खड़िया खड़िया मतलब ऐसी वो रहती है ना स्लेट, ठीक है, उस पर क्या स्लेट पर खड़िया चाक से लिखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उषा कविता के आधार पर लिखिए। तो सूर्योदय से पहले क्या क्या परिवर्तन यहाँ पे दिखाई देते हैं, इस क्वेश्चन को हम रेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो सूर्योदय से पहले किस तरीके के परिवर्तन होते हैं? देखो यार, आकाश का रंग शंख जैसा नीला होता है, ठीक है। उसके बाद आकाश राख से लिपे हुए चौके जैसा हो गया, ठीक है। तो यही हम इसको आसानी से हम पढ़ चुके हैं और ये वही क्वेश्चन है। कहला कि उषा कविता में गाँव की शोभा कैसी बताई गई है, ठीक है। तो देखो यार, ये 2023 में इस तरीके से क्वेश्चन आया और ये वही क्वेश्चन है, सेम है, ठीक है। शोभा कैसी बताई गई है? तो इस तरीके से कि देखो कैसा कैसा है। सबसे पहले महिला क्या करेंगे? प्रातःकाल सर्वप्रथम चौके को लीपती हैं, ठीक है। फिर क्या, सिलबट्टे पर चटनी या मसाला पीसती हैं, ठीक है। दूसरी ओर बड़े बुजुर्ग बच्चों को पढ़ने के लिए स्लेट व खड़िया चाक देते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं उस पर बढ़िया एकदम, ठीक है, गाँव का माहौल, ठीक है। कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि थे। सो ये आपके दूसरे तार सप्तक के कवि थे, इस चीज़ को याद रखना। और क्वेश्चन ऐसा बनना एक तय है, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, भले ही शमशेर बहादुर सिंह से आए या फिर कुंवर नारायण से आए, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बादल राग। बादल राग कविता भाई इंपॉर्टेंट है।
मेनली तो इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये छायावादी प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ठीक है। इनकी इतनी रचना है भाई। परिमल मेन रचना याद रखना, अनामिका, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ठीक है। ये बहुत फेमस रचना है इनकी, ठीक है। ये यहाँ पे होगी गीतिका, परिमल वगैरह, ठीक है। बाकी रचनाएं तो सब फेमस ही होती हैं। का छायावाद के उन्नायक कवि और प्रकृति प्रेम और सौंदर्य और भक्ति की प्रधानता इनके काव्य में देखने को मिली है। आधुनिक कवियों में इन्हें उत्कृष्ट प्रधान स्थान प्राप्त है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी देखो मैं ये जो आपकी है ना ये लेखक कवि परिचय, इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा यार, टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं बिल्कुल से, ठीक है। 3-3 नंबर बिल्कुल एक तरफ रखवा दूंगा, ठीक है। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताते चल रहा हूँ चैप्टर वाइज, तो आप क्लियर करते चलें कि हाँ इस इन्होंने ये रचना लिखी है, इसका ये चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन बन सकता है भैया, क्वेश्चन बन सकता है, सेकंड क्वेश्चन भी बन सकता है भाई। विप्लव राग से क्या तात्पर्य है? कह रहा है कि मूसलाधार वर्षा होती है और गर्म धरती ठंडी हो जाती है भाई। पहली बारिश भाई होती है अलग है, ठीक है। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाली, ठीक है, गर्मी क्या ठंडी होने लगती है, और मूसलाधार वर्षा जब होती है तो गर्म धरती ठंडी होने लगती है, बीजों में अंकुरण की आशा जगती है और बिजली चमकती है और किसानों के खेतों में हरियाली भी आ जाती है। अरे वाह क्या मौसम है। कह रहा है कि विप्लव राग से क्या तात्पर्य है? विप्लव राग का तात्पर्य है क्रांति का स्वर, ठीक है। विप्लव राग का तात्पर्य है क्रांति का स्वर, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। कह रहा है कि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है ना। ऐसा क्वेश्चन कहा ना कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका अर्थ तुम्हें समझ में आ गया यहाँ पे, सो तुम इसका अर्थ भी समझा दोगे, ठीक है। छोटे ही हैं शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? तो विप्लव रव से तात्पर्य क्रांति का बिगुल है, ठीक है। तो इसका ये मेनली तो आंसर याद रखना, क्रांति का बिगुल या क्रांति का स्वर, इतना आप याद रख सकते हो, ठीक। विप्लव रव का तात्पर्य क्या है, ये चीज़ याद होनी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। और छोटे ही हैं ऐसा क्यों कहा गया है? तो छोटे ही शोभा पाते हैं ऐसा इसलिए कहा गया है कि क्रांति का बिगुल बजने से पूंजीपति जो होते हैं इन वर्ग का सिंहासन डोलने लगता है। क्रांति की विनाश लीला में सामक वर्ग का ही सब दांव में लगा करके सब बर्बाद हो जाता है, तब निम्न वर्ग को ही उन्नति और विकास का अवसर मिल पाता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे इसके दौरान यहाँ पे ने छोटे ही शोभा पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला कह रहा है कि बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों की कवि ने किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित किया गया है, जो उनको बताइए। सो देखो, बादल आएंगे भाई, बादल आए तो बारिश होगी, ठीक है। गर्मी से तप धरती की प्यास बुझ जाएगी, ठीक है। जमीन में दबे बीजों में अंकुरण की आशा जग जाती है ना। बिजली की चमक से पर्वत वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, ठीक है। छोटे पौधे विकास और उन्नति करने लगते हैं, ठीक है। किसान के खेतों में हरियाली आ जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। मेनली याद रखेंगे, मूसलाधार बारिश होगी, फिर धरती की प्यास बुझ जाएगी, गर्म धरती ठंडी हो जाएगी, ठीक है। किसान के खेत में हरियाली आ जाएगी, और क्या होगा यहाँ पे बिजली चमकेगी भाई, बादल हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कॉमन सी याद रखोगे। अगला चैप्टर है आपका तुलसीदास जी का चैप्टर है भाई, कवितावली, ठीक है। सो कवितावली से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं भाई, क्वेश्चन वैसे तो आते ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन मैंने इससे दिया है, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी इससे अगर बनते हैं क्वेश्चन तो इनकी ये बिल्कुल से इनको याद रखना है ना, इनका परिचय बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लो, ठीक है। अदर क्वेश्चन अगर होंगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। वैसे इनसे ज़्यादा क्वेश्चन इनके चैप्टर से वह नहीं बन रहे हैं। देखो रचनाएं हैं, रामचरितमानस सभी को पता है इनकी, तो गीतावली, कवितावली, बली बली याद रखो, ठीक है। कविता बली, गीतावली, दोहावली, ठीक है। मेनली रचना यही याद रखना, ठीक है। और पार्वती मंगल, जानकी मंगल इनकी रचना और अदर हो सकती हैं, ठीक है। कह रहा है भाव पक्ष, सो लोक मंगल की भावना इनके काव्य में देखने को मिली है और दास्य भाव की भक्ति भी यहाँ पे इनके काव्य में देखने को मिली है, ठीक है। और साथ ही अगर हम इनके कला पक्ष की बात करें तो ये इन्होंने अपने काव्य में, ठीक है, इन्होंने अपने काव्य में काव्य का जो आधार रखा है वो भक्ति भावना इनके काव्य की रही है, ठीक है। ये तो हमने यहीं पे देख लिया, इनकी भावना जो है दास्य भाव की है, ठीक है। और तुलसीदास जी का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी था। वे तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए हैं, ठीक है। सो इसी प्रकार से आपको लिखना है। और कला पक्ष में ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि उन्होंने अपने काव्य में दोहा चौपाई जैसे छंदों का विशेषकर से रूप किया है। कई अलंकारों से इनके काव्य की शोभा बढ़ गई है, ठीक है। और रसों का भी भरपूर प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये है। साहित्य में स्थान याद रखना, हिंदी जगत साहित्य में अतुलनीय स्थान है और सबसे प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल श्री राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। प्रश्न उत्तर में पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने कौन गया था भाई? तो हनुमान जी गए थे, ये चीज़ याद रखोगे, सभी को पता है भाई। फ्राक गोरखपुरी रुबाइयाँ, सो इससे कुछ क्वेश्चन मैं कहूँ तो इससे क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, इनकी रचना तो पहले आप देख ही लो, ठीक है। बिकॉज रचनाओं में अगर आप यहाँ पे
रह गए तो भाई ऑब्जेक्टिव के नंबर कट जाते हैं, ठीक है। रचनाएं इसलिए रीड कर लेनी चाहिए। गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू, गजल गोई, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं फिराक गोरखपुरी जी की। एंड भाव पक्ष में कहता है कि सुंदरबुद्ध के शायर, भारतीय संस्कृति और लोक भाषा का जुड़ाव इनकी कविताओं में देखने को मिला है। उर्दू शायरी को नया आयाम देने वाले सितारे हैं, है ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और महत्वपूर्ण अगर प्रश्न और उत्तर की बात करें तो क्वेश्चन दिया गया है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की तरह, बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है, ठीक है। तो जो शायर हैं यानी कि जो फिराक गोरखपुरी जी हैं, वो राखी के लच्छे को बिजली की तरह, बिजली की चमक की तरह, है ना, कह करके क्या बताना चाह रहे हैं। सो इसका तात्पर्य यह है कि जैसे काली जो घटाएं होती हैं, जो काले बादल होते हैं, जैसे बिजली के काली घटाओं यानी कि काले बादलों के बीच बिजली चमकती है, वैसे ही बहनें भाई की कलाई पर आकर्षक और मनमोहक राखी बांधना चाहती हैं, ठीक है। मतलब देखो यार, काले काले बादल हैं, उसके बीच ऐसी तरीके से बिजली चमकी, ठीक है। और बिजली चमकती है तो कैसे दिखाई देती है, एकदम फर्स्ट क्लास से दिखाई देती है, ऐसे धागे निकल गए भाई और ये राखी बन गई, ठीक है। इसी प्रकार से बहनें क्या करती हैं, बहनें उसी प्रकार की राखी बांधना चाहती हैं भाई, बिजली तड़कती भड़कती एकदम, ठीक है। आगे चलते हैं, उमाशंकर जोशी की जी का चैप्टर है भाई, छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख, ठीक है। सो ये दोनों दोनों उनकी कविताएं हैं और इसके अंतर्गत अगर बात करें हम इनके कुछ क्वेश्चंस की तो दिए गए हैं। और इनकी रचना है विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, अभिज्ञा और शाहिद, ठीक है। इनकी रचनाएं याद रखना, साहित्य में स्थान पढ़ सकते हो, ठीक है। अब प्रश्न देख लेते हैं, इनके कह रहा है कि रचना के संदर्भ में, है ना, तो अंधड़ और बीज क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। अंधड़ जो है विचारों की संवेदना और प्रेरणा का स्रोत है, कवि को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है यह। बीज का विशेष विषय वस्तु, बीज जो है वह विशेष विषय वस्तु है जिसे कवि कल्पना और भावनाओं के सहारे शब्द रूप प्रदान करता है। अगला कह रहा है कि कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया, तो शब्द रूपी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कैसा बीज बोया कवि ने, तो शब्द रूपी बीज बोया। रोपाई क्षण की कटाई अनंत की, ठीक है, रोपाई क्षण की कटाई अनंत की, आशय स्पष्ट कीजिए। सो इसका आशय यह है कि कविता का मूल भाव किसी विशेष क्षण में उत्पन्न और जन्म लेता है, किंतु उस कविता का आनंद और प्रभाव अनंत काल तक बना रहता है, ठीक है। रोपाई क्षण की मतलब जो स्टार्टिंग में अगर हम जन्म की बात करें ना तो उसमें समय नहीं लगता, ठीक है, लेकिन कटाई है अनंत की, है ना। लेकिन जब वो यहाँ पे कविता का आनंद और प्रभाव जो है अनंत काल तक बना रहेगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे करी गई है, ठीक है। अगला कह रहा है कि छोटा मेरा खेत कविता में बीज गल गया निशेष से क्या तात्पर्य है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बीज गल गया निशेष के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वह कविता का मूल भाव बच्चे के मन में पूरी तरह रस बच नहीं जाता, ठीक है, रच बस नहीं जाता, यह कविता निजता से मुक्त नहीं हो पाती। दूसरे शब्दों में, जब तक कविता के निजी संदर्भ समाप्त नहीं हो जाते और उसकी अपील सार्वजनिक नहीं हो जाती है, तब तक वह कविता के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। कवि के अहम का गलना और निजी भावों का दंश नष्ट होना कविता की रचना के लिए अनिवार्य है। तो इसी बीच का गलना, अहंकार का गलना ही बीच का गलना है, ठीक है। कह रहा है 2023 में आया था क्वेश्चन, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था, तो कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया था। ये क्वेश्चन देख चुके हैं और इसको याद रखना। कवि ने खेत की तुलना कागज से क्यों की है और स्पष्ट कीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, कागज यार कैसा होता है, कागज ऐसा होता है, खेत भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो देखो, जैसे खेत में किसी अंधड़ के कारण कोई बीज आ गिरता है, ठीक है। जैसे देखो, अब खेत में बीज गिरेगा, कागज पे क्या करेगा, कागज पे शब्द गिरेंगे, ठीक है, शब्द गिरेंगे, ठीक है। वही चीज़ है, मतलब इसी तरीके से तुलना की गई है ना। जब कागज पे कुछ ना कुछ गिर रहा है, उसी प्रकार से खेत में कुछ गिर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। वैसे ही कागज के पन्ने पर किसी अज्ञात भावना के कारण कोई विषय मंडराने लगता है, कोई शब्द मंडराने लगते हैं, ऐसा लिख सकते हो। जैसे खेत में पड़े बीज को उगाने के लिए रसायन चाहिए, वैसे ही भाव को पोषित करने के लिए, पोषित है ये, पोषित करने के लिए कल्पना चाहिए, ठीक है। अगर ये शब्द कोई लिख रहे हो तो उसको पोषित करने के लिए आपको कल्पना चाहिए, आप कुछ सोचोगे ना तब ना उसका अर्थ निकलेगा, तब वैसा लिखोगे। जैसे रसायन से बीज अंकुरित होते हैं, वैसे ही कल्पना के भाव से शब्द के रूप में भाव जो है प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आंसर आपको लिखना होगा यहाँ पे। कागज और कागज की तुलना यहाँ पे कवि ने खेत से इसलिए की है। गद्य खंड स्टार्ट यहाँ से हो जाता है भाई। गद्य खंड के अब सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग बिल्कुल से यार लाइक नहीं किया तो लाइक वाइक कर दो यार, लाइक नहीं किया करते हो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब गद्य खंड के क्वेश्चन में आपका पहला चैप्टर है यहाँ पे, इसमें महादेवी वर्मा का, जो कि भक्तिन नामक चैप्टर है। महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है, याद रखना। भक्तिन किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचनाएं। रचनाओं में याद रखना, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं ऑब्जेक्टिव में बन जाती हैं और इनकी मतलब यार इनका परिचय में रचना याद होनी ही चाहिए। नीरजा, निहार, रश्मि, संध्या गीत, दीप शिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है, और भी अतीत के चलचित्र वगैरह हो जाती हैं इनकी रचना, ठीक है। भाषा शैली में बात कर रहा है कि संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा का यूज उन्होंने किया है
और मुहावरों का भी इन्होंने प्रयोग अपने काव्य में किया है, ठीक है, मतलब अपने लेख में किया है। हिंदी साहित्य में इनका अतुलनीय स्थान है और छायावाद की कवित्री के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, ये ऐसा लिख दोगे। प्रमुख प्रश्नोत्तर में कहें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन का चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, चरित्र चित्रण या फिर कह सकता है कि भक्तन के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, ठीक है, इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो कहता है कि भक्तिन जो है कौन है? भक्तिन लेखिका की सेविका है, ठीक है, लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका है भक्तिन। लेखिका ने उसके संघर्षपूर्ण जीवन का वर्णन अपने काव्य में किया है। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो ये चीज़ याद रखना, भक्तिन जो है लेखिका की सेविका है, ठीक है। भक्तिन एक साधारण व्यक्तित्व की महिला है, भक्तिन एक कर्मठ महिला है, भक्तिन एक संघर्षशील महिला है, भक्तिन एक सच्ची सेविका है, ठीक है। तो यार ये पॉइंट याद रखो ऊपर से, बाकी अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं। आप इन्हें याद रख के एग्जाम में चले गए ना तो फिर आपका दिमाग इतना तो चल जाता है ना, फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी जाग जाती है कि आप शब्द एक ढूंढ लो, ठीक है, तो फिर आप मिला जुला करके काफ़ी कुछ लिख दोगे, तो है ना, इनको आप याद रख सकते हो। इतना अगर याद अंदर करने जाओगे तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है ना। भक्ति ने एक तरीके से क्या देखो सच्ची सेविका क्यों कहा गया? जैसे देखो यार, हनुमान जी यहाँ पे राम जी की सेवा करते थे, ठीक है, और उसी प्रकार से भक्तन क्या करती थी? महादेवी वर्मा की सेवा करती थी, ठीक है, सच्ची सेविका कहा गया। संघर्षशील महिला कहा गया भाई, है ना, बेहद स्वाभिमानी है, जमींदार द्वारा अपमानित किए जाने पर वह गांव छोड़ गई, है ना, तो संघर्ष किया है भाई, स्वाभिमानी भी है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे चलते हैं हम भाई, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है, ठीक है, भक्तन वो यहाँ पे शास्त्र ज्ञान था उसको, ठीक है, काफ़ी कुछ, और यही कारण था कि बृहस्पतिवार अपना सिर मुंडवा लेती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा यहाँ पे चीज़ें याद रखना। 5 यहाँ पे विशेषताएं दी गई भक्तन की, पूरी याद कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, 22 में आया, 24 में आया, क्या पता बिल्कुल अगर इसी क्रम में आ गया तो 26 में छप जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि भक्तन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। कह रहे हैं कि भक्तन के आ जाने से लेखिका अधिक देहाती हो गई क्योंकि भक्तन ने लेखिका को सीमित साधनों में जीवन को सरलता से जीने के लिए जागृत कर दिया, जिसके तहत लेखिका को रात में मकई का दलिया, सवेरे मट्ठे से सौंधा लगने लगा, ठीक है, मतलब मट्ठा क्या कर देती हैं वो, एक तरीके से वो सौंधा कर देती हैं ना, वो उसको बना देते हैं अपन, ठीक है, तो वो कर दिया। बाजरे के तिल लगे पुए, ज्वार के भट्टे के हरे दानों की स्वादिष्ट खिचड़ी, सफ़ेद महुए की लपसी का आनंद लेने लगी, मतलब एक तरीके से। अब देखो यार, महादेवी वर्मा थी जो, वो यहाँ पे शहर में रहती थी और भक्तिन आई थी गाँव से ठहरी, ठीक है, भक्तिन ठहरी गांव से, तो उसको क्या क्या खाना बनाना आता था, ठीक है। अब देहात का जो व्यक्ति है वो उसी प्रकार से खाना खिलाने लगा महादेवी वर्मा को, और उसी प्रकार का जब व्यक्ति साथ में होता है ना तो वैसा माहौल बनना स्टार्ट हो जाता है। सो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हम इस खाने से और भक्तिन के रहन सहन के साथ मैं भी देहाती हो गई, ठीक है, तो यही चीज़ है। आगे चलते हैं भाई, कह रहा है कि भक्तिन और लेखिका के बीच कैसा संबंध है? तो सेवक और स्वामी का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भाई, तेज से बोल रहा हूँ, चिल्ला कर बोल रहा हूँ और चिल्ला करके बिल्कुल सुन लेना। देखो, सेवक और स्वामी का संबंध है भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। किंतु व्यवहार में भी इससे ऊपर थी। भक्तिन क्या है, लेखिका की छाया बनकर के रहती थी, हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती थी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो सेवक है, मतलब सेवक है लेखिका की तो वो बिल्कुल यहाँ पे उनकी सेवा ही करती रहती थी और बिल्कुल उन्हें कोई उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, ऐसा नहीं है। व्यवहार अच्छी तरीके से होता था, व्यवहार में वह सेवक से भी ऊंची थी, ठीक है। लेकिन जो संबंध की बात करी जाए तो वो संबंध जो था वो यहाँ पे सेवक और स्वामी का संबंध यहाँ पे भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच था। कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में बांटा है? तो 4 परिच्छेदों में बांटा है, ये चीज़ याद रखना। ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कितने परिच्छेदों में बांटा है महादेवी वर्मा ने? भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में बांटा है। पहला, विवाह के पहले का परिच्छेद, ससुराल के में सधवा के बाद का, ठीक है, और विधवा के रूप में और महादेवी वर्मा की सेवा के रूप में, ठीक है। सो देखो, पहले तो क्या विवाह के पूर्व उसकी शादी नहीं हुई थी, जब फिर उसकी शादी होकर के वो ससुराल आ गई, फिर उसके पति की मृत्यु हो गई, उसकी विधवा के रूप में, ठीक है, महादेवी की सेवा के रूप में जब वो शहर उनके पास आ गई, ठीक है। तो 4 परिच्छेदों में बांटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना महादेवी वर्मा से क्यों की जाती है? सॉरी यार, हनुमान जी से क्यों की गई है? सॉरी, हनुमान जी से क्यों की गई है भक्तिन की तुलना? 2025 में क्वेश्चन आया था। तो क्योंकि जिस प्रकार हनुमान जी निस्वार्थ भाव से प्रभु श्री राम की सेवा करते थे उसी प्रकार भक्तिन, ठीक है, सेम टू सेम। प्रतिस्पर्धा इसलिए की जा सकती है भाई, अगर उनके जैसा कोई अगर काम कर रहा है तो की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, ठीक है। सो इसी प्रकार से की गई है, ठीक है। दिन रात यहाँ पे क्या करती थी? मालकिन यानी कि महादेवी वर्मा की सेवा में लगी रहती थी भक्तिन, ठीक है, इसलिए की गई है। अगला करें कि महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य के संबंध को नकारा है, तो सेवक स्वामी के संबंध को नकारा है।
लेकिन हमने तो पढ़ा है यार कि स्वामी और सेवक का संबंध है दोनों के बीच, लेकिन महादेवी ने नकारा है। लेकिन यार क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है ना, उस महादेवी वर्मा ने मना कर दिया कि ऐसा संबंध नहीं है ना, है ना, क्योंकि वह भक्तिन को सेवा से हटा नहीं सकती थी और भक्तिन उन्हें छोड़कर जा नहीं सकती थी, ठीक है। इसलिए यार ऐसा संबंध स्वामी और सेवक का तो नहीं हो सकता कि वो एक दूसरे को छोड़ करके जा ना सकें, ठीक है। वो एक रिश्ता हो जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा नकार रही हैं रिश्ता, लेकिन उनका जो संबंध है वो स्वामी सेवक से भी बढ़कर के है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने कहते हुए इस रिश्ते को नकारा है, तो ये चीज़ याद रखना। वैसे उनका संबंध जो है स्वामी सेवक का ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आपका अगला चैप्टर है बाजार दर्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड इससे क्वेश्चन बिल्कुल से करके रखना, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन होते चले और याद होता चले, क्लियर भाई, तो चीज़ें क्लियर, अब बार बार नहीं करना पड़ेगा फिर, ठीक है। एंड लास्ट टाइम में हम सब कुछ रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है। सो इसलिए टाइम लग रहा है। कह रहा है जैनेन्द्र कुमार का चैप्टर है भाई। सो इनकी रचना याद रखना, सुनीता इनका उपन्यास है प्रमुख, फांसी, एक रात, स्पर्धा, खेल, पजेब, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। और नाटक, निबंध इन्होंने प्रमुख रूप से लिखे हैं, ठीक है। सो देखो भाई, श्रेष्ठ उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में इन्हें जाना जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी शैली जो है मनोविश्लेषणात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली है, सहज और गंभीर चिंतन प्रधान विषयों में इन्होंने निबंध लिखे हैं, ठीक है। निबंधकार हैं प्रमुख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या असर पड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जादू चढ़ने पर व्यक्ति को हर वस्तु जरूरी लगती है और वह अपनी परचेजिंग पावर दिखाने के लिए, परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है, क्वेश्चन बनता है भाई। परचेजिंग पावर का अर्थ होता है क्रय शक्ति, ठीक है, खरीदने की शक्ति, क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति, सॉरी, खरीदने की शक्ति, क्रय शक्ति, ठीक है, दिखाने के लिए अनावश्यक सामान खरीद लेता है, ठीक है। जब बाजार का जादू चढ़े भाई, यार बाजार का जादू चढ़ेगा ना तो लोग ना क्या करेंगे भाई, बाजार गए हैं और तो भाई ज़रूरत नहीं है सामान की, फिर भी खरीद लिया, ठीक है, फिर भी भर लिया भाई, फिर भी ट्रॉली भर के आ गई, और जादू उतरने पर उसे एहसास होता है कि सामान आराम देने के बजाय खलल पैदा कर रहा है, ठीक है। तो बाजार का जादू चढ़ा, जब वो बाजार में था तो उसने सामान तो खरीद लिया वहाँ पे, ठीक है, परचेजिंग पावर दिखाने के चक्कर में भाई, यार हम खरीदते हैं, ठीक है। फिर जब बाजार का जादू उतरा, जब घर आकर के, है ना, तो सामान क्या है, बजाय यहाँ पे खलल पैदा कर रहा है, ठीक है। तो उतरेगा भी, चढ़ता है। तो कहता है कि खाली मन और भारी जेब, ठीक है, खाली मन और भरी जेब से लेखक का क्या आशा है, किसका ऐसा है कि जब मन में कोई निश्चित लक्ष्य ना हो और जेब में पैसा हो तो व्यक्ति आकर्षण में फंसकर फिजूल खर्ची करता है, जिससे बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। कहता है कि बाजार जाते समय किन बातों का ध्यान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हमें बिना ज़रूरत के बाजार नहीं जाना चाहिए और वस्तुओं को ललचाई निगाहों से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो बाजार जाते समय किन बातों का, पहली बात तो भाई रूल नंबर फर्स्ट है यार कि अगर ज़रूरत नहीं है तो बाजार जाना ही नहीं है, ठीक है। और सेकंड चीज़, अगर चले भी की गलती से वस्तुओं को ललचाई निगाहों से नहीं देखना यार कि ये मुझे लेना है, अभी चाहिए, ठीक है। बाजार जो है, बाजार खाली मन से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर खाली मन है तो बाजार नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल से याद रखो। रूल हमारा पहला तो कहता है कि बाजार हमें अगर ज़रूरत नहीं है तो जाना ही नहीं है, और अगर गलती से चले भी गए दोस्तों उसके साथ तो ललचाई निगाहों से वस्तुओं को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। अगला कह रहा है कि बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है, स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते या मानती हैं, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ लिखनी होगी, ठीक है। बाकी बाजार दर्शन पाठ में दो प्रकार के ग्राहक बताए गए हैं, एक परचेजिंग पावर दिखाने वाले जो बाजार में जाते हैं दिखाने लगते हैं भाई हम ये खरीद सकते हैं वो खरीद सकते हैं, तो बहुत खर्चा करके आ जाते हैं, ठीक है। और एक होते हैं बाजार को सार्थकता देने वाले व्यक्ति, ठीक है, मतलब उसी प्रकार से खरीदेंगे जो उनके ज़रूरत है और जो उन्हें लेना है भाई, उस प्रकार से, ठीक है। तो दो प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आपका काली मेघा पानी दे, काली मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती, सॉरी, इनकी रचना है। और इनकी जो प्रमुख रचना है गुनाहों का दीप्ता, इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। कनुप्रिया हो जाएगी, सपनों का देश हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 11 सपनों का देश है, ठीक है। सूरज का 7वां घोड़ा, ये भी इनकी रचना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं इनसे। भाषा शैली याद रखना, यहाँ पे खड़ी बोली का यूज किया, सरल और सहज भाषा शैली इनकी रही है, ठीक है। और नवीन शिल्प के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, जाने जाते हैं, ठीक है। ये हो गया थोड़ा थोड़ा ऊपर से। अब आगे देख लेते हैं हम, देखो थोड़े ही क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं। कह रहा है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम क्यों दिया, वह टोली स्वयं को क्या कहती थी। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह टोली स्वयं को क्या कहती थी, तो मेढक मंडली भाई, मेढक मंडली कहते थे लोग, लेकिन स्वयं को वह टोली इंद्र सेना कहती थी, क्या, इंद्र सेना, ठीक है।
गली में होने वाले कीचड़ और शोर शराबे से चिढ़ने वाले लोग उन्हें मेंढक मंडली कहते थे, ठीक है। अब देखो भाई, कीचड़ उचड़ मचा रहेगा और जो मेंढक मंडली के जो लड़के हैं वो कीचड़ के पास अगर घूम रहे हैं, कहीं चिल्ला चुटी कर रहे हैं, तो लोग उन्हें मेंढक मंडली कह देते हैं। जैसे कि मेंढक ना टर टर कहते रहते हैं चिड़क कीचड़ के पास, ठीक है। इसी प्रकार से गली में कीचड़ है, उसके पास जो लड़के लोग हैं अपनी टोली में खड़े हुए हैं भाई, बातें होती कर रहे हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, एक तरीके से मेंढक मंडली कहा जा रहा है। टोली स्वयं को इंद्रसेना कहती है ना, जो कि वर्षा के लिए इंद्र देव से पानी मांगती है, इसलिए वो अपने आप को इंद्रसेना कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कह रहा है कि जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को कैसे सही ठहराया, ठीक है। तो देखो, उन्होंने तर्क दिया कि कुछ पाने के लिए चढ़ावा देना पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे अच्छी फसल के लिए बीज बोते हैं, वैसे ही पानी की बुआई अच्छी करनी पड़ती है ना। पानी की बुआई मतलब सिंचाई करनी पड़ती है, ठीक है। पानी देना पड़ता है, अर्घ्य बोलते हैं जिसको, ठीक है। सो ये इस तरीके से उन्होंने फेंके जाने की सार्थकता दर्शाई है और सही बताया है कि सही गिरा पानी। सो वो कहती हैं कि देखो, अब कुछ अगर पानी तुमको चाहिए है, वो लोग मांग कर रहे हैं इंद्रसेन देव से, ठीक है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, कुछ देना पड़ता है, कुछ चढ़ावा करना पड़ता है, तो इसलिए वो यहाँ पर सही कहती हैं, ठीक है। अगला कहता है कि धर्मवीर भारती के गीत नाट्य कृति का नाम लिखिए, तो अंधा युग, ये चीज़ याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अंधा युग इनकी नाट्य कृति है, नाटक, ठीक है। कह रहा है कि पानी दे गुड़धानी दे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ले, ठीक है। देखो भाई, पानी दे गुड़धानी दे, काली मेघा पानी दे में पानी के साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है भाई? पानी तो चाहिए है ना। मेढक मंडली पानी की तो मांग कर रही है, लेकिन गुड़धानी क्या है भाई, इसकी क्यों मांग कर रही है? ये क्या है ना। तो पानी दे गुड़धानी दे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि पानी तो प्यास बुझाने और अन्य कार्यों के लिए है। गुड़धानी अर्थात गुड़ और अनाज, इन्हें पाने के लिए, ईख और फसलों को उगाने के लिए पानी जरूरी है, ठीक है। वास्तव में पानी खेतों के लिए अति आवश्यक है, अतः गुड़धानी दे कहा गया है, ठीक है। क्यों कहा गया भाई? तो गुड़ गुड़ बोले तो भाई गन्ना, गुड़ बोले गन्ने से गुड़ बनता है, ठीक है। गन्ने से गुड़ बनता है, ठीक है। तो गन्ने और अनाज वगैरह की फसल के लिए भाई क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी चाहिए तो भाई पानी के साथ साथ गुड़धानी, जब पानी मिलेगा तो ही गुड़धानी होगी तभी पानी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक तरीके से रिलेट है, दोनों चीज़ें चाहिए की मांग की गई है, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका यहाँ पे पहलवान की ढोलक, जो कि यहाँ पे भैया लुट्टन पहलवान के ऊपर है और फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है ये, ठीक है। मेला आंचल इनकी रचना है, परी कथा हो गया, जुलूस हो गया, दीर्घ तपा हो गया, तो ये इनकी रचना याद रखना, ठेस वगैरह, ठीक है। तो भाषा शैली इनकी अच्छी तरीके से पढ़ लेना और ये इनका साहित्य में स्थान दिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इनका परिचय ये, ठीक है। देखो, कह रहा है भाई कि लुट्टन पहलवान के जीवन में क्या क्या मुख्य परिवर्तन आए। तो लुट्टन पहलवान के जीवन में क्या परिवर्तन आए भाई? तो देखो, लुट्टन पहलवान बचपन में माता पिता की मृत्यु के बाद सास ने उसको पाला, ठीक है। तो उसका पालन पोषण लुट्टन पहलवान का किसने किया भाई? उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया, ठीक है। सास बोली तो उसकी पत्नी की माँ, ठीक है। बदला लेने के लिए पहलवान बना वह, ठीक है। चांद सिंह को हरा करके राज पहलवान बना। 15 वर्ष बाद दरबार से निकाल दिया गया, गांव में स्कूल चलाया और अंत में महामारी में बेटों को खो जाने के बाद वह स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर लुट्टन पहलवान की कहानी, ठीक है। उसके जीवन में क्या परिवर्तन आए भाई? पहले तो उसकी जब शादी हो गई, उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसके सास ने उसका पालन पोषण करा, है ना। फिर वह बदला लेने के लिए, ठीक है, चांद सिंह को हराने के लिए, ठीक है, वो बदला लेने के लिए पहलवान बना, ठीक है। चांद सिंह को हराया उसने, फिर राज पहलवान बन गया। फिर 15 वर्ष बाद वह क्या हुआ, दरबार से उसको निकाल दिया गया, गाँव में स्कूल उसने चलाया। अंत में किसी महामारी वगैरह की वजह से उसके बेटों की मृत्यु हो गई, फिर बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। तो यही उसके परिवर्तन रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि ढोलक की आवाज़ का गाँव पर क्या असर होता था। तो वह महामारी से मरती हुई लोगों में संजीवनी भरती थी और उन्हें मृत्यु के डर से मुक्त करती थी। एक तरीके से उनका जो है, एक तरीके से यार ध्यान भटक जाता है तो हर एक चीज़ होती है, तो बिकॉज इसके अकॉर्डिंग आप यही चीज़ लिख दोगे, ठीक है। संजीवनी शक्ति की तरह कार्य करती थी, ठीक है। कहता है कि कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं लिखना है, ठीक है। देखो, जो परिवर्तन प्रमुख रहे हैं, बचपन से ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात बाल विवाह हो जाने के कारण वह उनका पालन पोषण जो है उसकी विधवा सास ने किया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जो लुट्टन पहलवान था उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया था, इससे ऑब्जेक्टिव बन चुका है और ये आता है, ठीक है। कहता है कि सास के अपमानों का बदला गांव वालों से लेने के लिए वह पहलवान बना, ठीक है। श्यामनगर दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हरा करके जो दरबार का पहलवान बन गया, ठीक है। इसी को हराने के लिए उसने यहाँ पर पहलवानी सीखी और उसको हराया भी, ठीक है। 15 वर्षों तक वह राज पहलवान बना रहा। लुट्टन सिंह रहने के बाद राजा की मृत्यु पश्चात उसके पुत्र द्वारा राज दरबार से निकाल दिया गया, ठीक है। राजा की मृत्यु हो गई, फिर राजा ने के पुत्र ने उसको निकाल दिया, ठीक है। पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, अतः अपने दोनों पुत्रों के साथ वापस गांव आकर रहने लगा और गांव में कुश्ती का स्कूल चलाया। महामारी की चपेट में अपने दोनों पुत्रों को उसने खो दिया। अंततः वह स्वयं भी महामारी
महामारी की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये थी लुट्टन पहलवान की परिवर्तन उसके जीवन के। ठीक है, कहता है शीरीष के फूल। भाई नेक्स्ट चैप्टर है शीरीष के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका परिचय। ठीक है, तो याद रख लेना। अशोक के फूल को कुर्ज हो गई है ना, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, किसकी रचना है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, बिल्कुल से याद रखना ये रचनाएं इनकी। ठीक है, कल्पलता वगैरह। ठीक है, विचार वितर्क। ठीक है, और ये रहेंगे प्रमुख रूप से आलोचक और निबंधकार के रूप में जाना जाता है। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से दिया गया है कि शीरीष की तुलना किससे और क्यों की गई है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कालजयी अवधूत की तुलना तरह क्यों माना है शीरीष ने। ठीक है, तो किससे तुलना की गई है शीरीष की, तो यही आपको लिखना है। कह रहा है कि कालजयी अवधूत अर्थात काल को जीतने वाला सन्यासी। ठीक है, जिस प्रकार सन्यासी जीवन के सुख दुख, उतार चढ़ाव, कष्ट, कठिनाइयां, हर परिस्थितियों में समान भाव व व्यवहार में रह करके जीवन का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार शीरीष का फूल होता है ना भाई, वो गर्मी की प्रचंड धूप में, है ना, जिस प्रकार जो सहनशील व्यक्ति होता है, ठीक है, वो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन को जीता है। ठीक है, जीवन में आनंद लेते हुए वह उसी प्रकार से शीरीष का फूल जो है गर्मी की प्रचंड धूप में उमस से लोगों के प्राण सूखते हैं और लू के हृदय उबलने लगता है, लेकिन जो जो शीरीष का फूल होता है ना, वह तब भी वह चिलचिलाती धूप में इस वृक्ष के हर अंग सरस बने रहते हैं, फूलते फलते रहते हैं, इसलिए शीरीष को कालजयी अवधूत कहा गया है। ठीक है, कालजयी अवधूत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आया कि शीरीष की तुलना किससे की गई है, तो शीरीष की तुलना कालजयी अवधूत यानी कि सन्यासी से की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और क्यों की गई है, तो देखो जिस प्रकार से जो सन्यासी व्यक्ति होता है ना, उसके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, लेकिन वो फिर भी जीवन को आनंद लेते हुए जीता रहता है, उसी प्रकार शीरीष का फूल है ना। तो उसी प्रकार शीरीष है जो कि इस प्रचंड गर्मी में, ठीक है, चिलचिलाती धूप में, है ना, सरस बना रहता है, फूलता फलता रहता है, इसलिए शीरीष की तुलना इससे की गई है। ठीक है, अगला कहता है कि लेखक ने शीरीष को कालजयी अवधूत क्यों माना है। सो लेखक ने इसको अवधूत माना है क्योंकि वह देखो यार वही चीज़ आ गई फिर से। ठीक है, वही चीज़ है ये तो, क्योंकि ये कठिन परिस्थितियों में क्या है, प्रचंड गर्मी जैसी कठिन परिस्थिति में लू में हरा भरा रहता है और फलता फूलता रहता है। ठीक है, एक सन्यासी की भांति ये यहाँ पे स्थिति में माना गया है। ठीक है, कह रहा है कि शीरीष का पेड़ कब तक खिलता है। ठीक है, तो बसंत के आगमन से आषाढ़ तक, है ना, निश्चित रूप से, और कभी कभी भादों तक भी ये खिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल से याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला कह रहा है कि शीरीष के फूल किस संग्रह से लिए गए हैं। कल्पलता। ठीक है, अभी हमने इनकी पूरा रचना देखी। कल्पलता इनका काव्य संग्रह है। ठीक है, कल्पलता जो कि इनका काव्य संग्रह है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, सॉरी कार्य लिख रहा है मैं, काव्य है। ठीक है, काव्य संग्रह है, और इससे जो है इसको लिया गया है यहाँ पर शीरीष के फूल को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका लास्ट चैप्टर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इससे शायद एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाए, सो हम इसको देख लेते हैं। रचनाएं इनकी हैं द कास्ट इन इंडिया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा रचित ये चैप्टर है द कास्ट इन इंडिया, वुड एंड हिज धम और हु आर दे। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आप याद रखेंगे, और भारतीय संविधान के पिता और समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता है, इनकी साहित्य में स्थान है। ठीक है, आगे बात करें हम यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न उत्तर की। सो कह रहा है भाई कि जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर दीजिए। सो जाति और श्रम विभाजन, ठीक है, दोनों की बात करी गई है। ठीक है, जाति विभाजन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमों का भी विभाजन करती है। ठीक है, सो जाति विभाजन क्या करेगा, ये एक तरीके से देखो जाति को तो बटेगा ही। ठीक है, जाति में तो उसी वैसे ही बटे हैं, और श्रम विभाजन में श्रमिकों को भी बांट दिया जाता है जाति के आधार पर। ठीक है, सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के वर्गों में विभाजन आवश्यक नहीं है। ठीक है, जहाँ पर सभ्यता है, ठीक ठाक है ना, सभ्यता ठीक है लोगों की, तो वहाँ पे ना तो श्रम विभाजन आवश्यक है, ना ही जाति विभाजन आवश्यक है। जाति विभाजन में श्रम विभाजन या पेशा चुनने की छूट नहीं होती है, जबकि श्रम विभाजन में ऐसी छूट हो सकती है। ठीक है, जाति प्रथा विपरीत परिस्थितियों में भी रोजगार बदलने का अवसर नहीं देती है, जबकि श्रम विभाजन में ऐसा कर सकता है व्यक्ति। ठीक है, तो ये दोनों परिस्थितियां एक दूसरे के विपरीत कही गई हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अधिकतम कार्यकुशलता किस प्रकार पैदा की जा सकती है, तो अधिकतम कार्यकुशलता तभी बढ़ाई जा सकती है जबकि उसे यथासंभव अपना अवसर और समान व्यवहार दिया जा सके। ठीक है, जब उसे आप यथासंभव अवसर दें, उसे समान व्यवहार दें, उसे समझें, ठीक है, तभी यहाँ पे एक तरीके से उसे कार्यकुशलता दी जा सकती है। ठीक है, कह रहा है कि मनुष्य की क्षमता किन तीन बातों पर निर्भर करती है, तो शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकार पर, मनुष्य के अपने प्रयत्नों या प्रयासों पर। ठीक है, तो इन तीन बातों पर मनुष्य की क्षमता निर्भर करती है। क्वेश्चन बन सकता है, इसको रेडी कर लेना। 50वां और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, आदर्श समाज के तीन विशिष्ट गुण क्या हैं। सो आदर्श समाज के तीन विशिष्ट गुण हैं स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। ठीक है, सो यही चीज़ है भाई, भाईचारा ऑन टॉप, ये चीज़ आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है।
चलिए भाई, तो इतने क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लिए तो मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको यहीं से एज इट इज़ देखने को मिल रहे होंगे। एंड हम साथ साथ में आपके लेखक और कवि परिचय कंप्लीट करते हुए चले हैं। सो आई होप आपने इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से सुना और समझ लिया होगा। लेकिन मैं आपके लिए कवि और लेखक परिचय के जो 3-3 अंक के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका देखो 3 अंक के क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है। कवि लेखक परिचय हो गए, ठीक है, कवि लेखक परिचय तो हो ही गया, आपका भाव पल्लन वगैरह हो गया, ठीक है, यानी कि जो लेखन का होता है, ठीक है, 3-3 नंबर में आता है, ठीक है। और अपठित बोध में आपके अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश वो हम कंप्लीट कर लेंगे एक वीडियो में, ठीक है। सो आपको चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि हर एक प्रकार की तैयारी मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो बिल्कुल से, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बढ़िया तरीके से लगे रहो, ठीक है। बाय बाय।